अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि वेदिका का किडनैप हो चुका है, जिसको हरीश के आदमियों ने किया, और हरीश के आदमी ने विराट को फोन करके कहा कि उन लोगों ने वेदिका को किडनैप किया है। अब उससे आगे आप लोग पढ़िए। विराट के फोन को देख सब उससे पूछने लगे क्या हुआ, किसका फोन था। विराट ने सबको बताया, लेकिन अभी चुप रहने को कहा ताकि वेदिका की जान को कोई खतरा न हो। विराट ध्रुव को अपने कमरे में लेकर आया और बोला, ध्रुव अब लंका में आग लगाने की तैयारी करो, अब बनाओ सेतु लंका को जलाने के लिए। विराट की बात सुनकर ध्रुव बोला, हाँ अब लंका में मुझे हनुमान बनकर जाना होगा और तू मेरे पीछे राम बनकर आना ताकि तेरी सीता को कोई नुकसान न पहुंचे। दोनों अपनी बातें करके अपने प्लान के मुताबिक जाने की तैयारी करने लगे। विराट सबके आगे दिखावा कर रहा था कि उसको वेदिका के किडनैपर को पैसे देने जाना है, तभी वेदिका को वापस ला पाएगा। दूसरी ओर ध्रुव सबको नजरों से बचाकर चुपचाप वहां से निकल गया ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक न हो और गलती से भी हरीश तक कोई सूचना न पहुंचा जाए। जब ये सब कर रहा था तो सबको बहुत दुख हो रहा था, पर सभी वेदिका को सलामती चाहते थे, इसलिए सब चुपचाप देख रहे थे। विराट ने सब मेहमानों को अभी अपने अपने रूम में आराम करने को कहा और वाली घर वालों को भी चिंता न करने को कहकर वो अपने जरूरी कागजात लेके घर से अकेला ही निकल गया। विराट के जाते ही माहिर को रोना आ गया। उसे डर था कहीं आज उसे फिर से अपने परिवार को खोना न पड़ जाए, क्योंकि कुछ सालों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके माता पिता बस उस निखिल से मिलने गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए तो बस एक बुरी खबर जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो यही सब सोचकर परेशान हो रही थी कि उसको वैदेही जी ने समझाकर उसके रूम में ले गई। वाली सभी भी अपने अपने रूम में चले गए थे। विराट रास्ते में ही था, तभी उसके फोन पे वापस उस नंबर से कॉल आया। सुनो विराट, तुम सारे कागजात और पैसे लेकर शहर से बाहर जो जंगलों की तरफ जो रास्ता आता है वहीं से मुड़कर एंड आ जाना। थोड़ा आगे आने पर तुमको एक टूटा फूटा सा गोदाम दिखेगा, उसके अंदर आ जाना चुपचाप, और पुलिस को बताने की गलती की होगी न तो अपनी बीबी की लाश साथ लेते जाना। उस आदमी ने विराट की हाँ या ना सुने बगैर ही फोन काट दिया। दूसरी ओर सुहाना अपने पिता के बताए एड्रेस पे पहुंच गई। सुहाना को देखकर हरीश जी बोले, मुझे पता था तुम लोगों में से किसी से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही बैकअप प्लान बना लिया था जो लास्ट टाइम पे काम भी कर गया। मैंने वेदिका के बदले विराट से अपनी सारी शर्तें मनवा ली है। वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगा और वेदिका को तलाक दे देगा। प्रॉपर्टी हमारे नाम होते ही हम लोग देश छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने विराट से हम चारों की टिकट भी मंगवा लिए हैं। एक बार फिर विराट हार जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। हरीश ने कुटिलता के साथ हंसते हुए कहा, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। हरीश फिर सुहाना से बोले, अब तुम बताओगी, तुम तो विराट को फंसाने वाली थी, खुद कैसे फंस गई, कैसे विराट वहां से बाहर निकल गया और तुम वहीं रह गई। हरीश के सवाल पे सुहाना बोली, पता नहीं कैसे डैड ये सब हो गया, मैंने तो सब अपनी चाल के हिसाब से ही किया था। मैं बताता हूँ मूर्ख लड़की, क्योंकि विराट को हम लोगों की हकीकत पता लग चुकी है शायद, और इसलिए वो सतर्क हो गया होगा पहले ही, इसलिए वो तुम्हारे जाल में फंसने से पहले ही तुमको फंसा कर चला गया होगा। और नहीं भी पता चला होगा तो अब चल गया होगा मुझे और तुम दोनों को वहां न देखकर, क्योंकि वेदिका के आते ही हम लोग भी तो उसे नहीं दिखे होंगे। खैर उसे भी तो पता चलना चाहिए, बेचारा सालों से हाथ पैर मार रहा है, सच जानने को तो आज उसे पता चल हो जाना चाहिए। हरीश ने कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अमावस्या के चांद का चेहरा, पूर्णिमा के चांद का चेहरा, पाउटिंग एंड अम्यूज्ड। सुहाना सारी बात सुनकर बोली, वो ठीक है डैड, लेकिन विक्की भैया वो कहाँ है, वो तो इस सारे सच से अनजान है, वो क्या राजी होंगे सारा सच जानने के बाद। हरीश जी बोले, उसका इंतजाम मैंने कर रखा है, सारे पैसे मिलने के बाद मैं विक्की को ऐसी झूठी कहानी सुनाऊंगा कि उसे विराट की किसी भी बात पे यकीन नहीं होगा और वो चुपचाप हमारे साथ चला आएगा। हरीश अपनी फैमिली के साथ सारी बातें कर रहा था, तब तक वेदिका को भी होश आ गया था। वो दूसरे कमरे में सारी बात सुन रही थी, लेकिन सबको दिखाने के लिए वो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी। विराट अपने प्लान के मुताबिक और हरीश के आदमी के बताए रास्ते पे चल के जंगल के अंदर की तरफ मुड़कर थोड़ा दूर जाकर गोदाम के अंदर गाड़ी घुसा दी। विराट की गाड़ी के आते ही दो आदमी आए और विराट को पूरी तरह से चेक करने के बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसे पकड़कर अंदर ले गए, जहां पहले से ही हरीश अपने आदमियों के साथ खड़ा था। हरीश के इशारे से उन लोगों ने विराट का बैग चेक किया और सारे कागजात देखे। सभी कागजात हरीश ने भी देखे जो उसने मंगवाए थे। उसने एक एक कागज बहुत बारीकी से देखा और सब कुछ अपने नाम हो जाने प्यार वेदिका को तलाक देने के नाम के पेपर देख के हरीश के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तभी विराट बोला, देखो तुमने जो बोला मैंने किया, मैंने सारी प्रॉपर्टी और तलाक के पेपर तुमको दे दिए हैं, अब वेदिका कहाँ है, उसे लेकर आओ।
विराट की बात सुनकर हरीश ने एक आदमी को इशारा किया। वो वेदिका की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे विराट के पास ले आया और वेदिका को अब होश में आकर खड़ी होकर आ रही थी। वो रोते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ और मेरी आंखों पे पट्टी क्यों है? वेदिका की आवाज सुनकर विराट बोला, वेदिका तुम ठीक हो? फिर बोला, वेदिका को मेरे पास लाओ। एक आदमी वेदिका को विराट के पास लाकर खड़ा कर दिया और बोला, लो पकड़ो अपनी वेदिका को। विराट ने वेदिका को अपने सीने से लगाकर पूछ, तुम ठीक हो? तो वेदिका भी विराट के सीने से लगे बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तब विराट बोला, मैंने सारी शर्तें पूरी की है, अब मुझे उस आदमी से तुम मिलवाओ जिसने वेदिका को किडनैप किया, और किया तो क्यों किया? विराट की बात सुनकर हरीश होले से मुस्कुराकर अपने आदमी से बोला, इसकी पट्टी हटाओ, अब इसका सच जानना जरूरी हो गया है। हरीश की आवाज सुनकर विराट भी मन ही मन मुस्कुरा दिया और बोला, बस कुछ देर और हरीश अंकल, फिर आपका सारा खेल आज ही खत्म होगा। बस एक बार मुझे सारा सच आपके मुंह से पता चल जाए और पुलिस को सारे सबूत मिल जाए, बस तब तक। और एक आदमी ने विराट और वेदिका की आंखों से पट्टी हटा दी। हरीश को सामने देखकर विराट वेदिका दोनों आश्चर्य से बोले, हरीश अंकल आपने किया ये सब? विराट वेदिका को देख हरीश टेढ़ा मुस्कुराया, स्मर्क पाउटिंग। विराट एक बार फिर बोला, अंकल आप यहाँ कैसे? क्या आपने किया ये सब? क्या आपने ही वेदिका को किडनैप करवाया? और करवाया तो क्यों? आज विराट ने सालों के सवाल एक साथ कर दिए। तो हरीश बोला, हाँ मैं, और मैंने ही वेदिका को किडनैप करवाया, और क्यों करवाया वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सांस ले लो, क्योंकि उसके बाद मैं जो बताऊंगा तुमको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। हरीश ने थोड़ा गर्वीली आवाज में कहा। विराट बोला, क्यों अंकल आपने ये क्यों किया, और ऐसा कब से कर रहे हो? विराट थोड़ा गुस्से में बोला। तो हरीश बोला, सुनना चाहते हो तो सुनो, क्यों किया? हरीश ने कहना शुरू किया, सच जानना चाहते हो तो सुनो। ये कहानी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। बात उन दिनों से शुरू हुई जब मैं, राजन, विनीत और अभिनाश चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये तीनों अमीर घरों से थे और मैं अकेला ही था जो गांव के गरीब परिवार में से पढ़ लिख कर उस कॉलेज में अपनी मेहनत के दम पे पहुंचा था। मेरा मकसद था बस अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना, जिससे मेरे घर की सारी गरीबी दूर हो जाए। कॉलेज में मेरे अलावा सभी अमीर घरों के बच्चे थे। मैं पढ़ने में होशियार था, तो जल्दी ही मेरी दोस्ती तेरे पिता विनीत और अभिनाश से हो गई। हम चारों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। हम चारों जहां भी जाते साथ ही जाते। फिर एक दिन तुम्हारे पिता और अभिनाश की लाइफ में मालिनी और छाया ने कदम रखा, वो भी हमारी क्लासमेट थी। सब साथ में ही रहते। पूरे 4 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे। विनीत और अभिनाश का फिक्स था कि वो लोग कॉलेज के कंप्लीट होते ही अपना घर का बिजनेस संभालेंगे। राजन ने भी बोला कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। मेरे लिए ये अच्छा मौका था, क्योंकि उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो होशियार भी हो और भरोसेमंद भी हो। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और राजन को अपनी इच्छा बताई। राजन ने कहा थी है, मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, तुम मेरे मैनेजर बनकर सब हैंडल कर लेना। राजन की बात सुनकर मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि मैं तो 50% का हिस्सेदार बनना चाहता था, पर राजन ने तो मुझे अपना मैनेजर बना लिया। पर उस टाइम मैंने मौका गंवाना ठीक नहीं लगा और राजन की बात मानकर उसका मैनेजर बन गया। सब लोग अपना अपना कॉलेज खत्म करके अपने अपने घर आ गए। सबकी शादी भी हो गई। राजन ने मालिनी भाभी से शादी कर ली और अभिनाश ने छाया से। सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए। मैं भी शादी करके राजन के साथ उसकी कंपनी में सेट हो गया। अब मैं दिन रात मेहनत करता, हर नए प्रोजेक्ट पे काम करता, नई नई तकनीक अपनाना, जिससे हमारी कंपनी ऊंचाइयों को छू सके। मैं सोचता था कि मेरी मेहनत से खुश होकर राजन मुझे अपनी कंपनी में 50% का हिस्सेदार बना लेगा। पर गलत, राजन को अपनी कंपनी की ऊंचाई के आगे मेरी मेहनत दिखती ही नहीं। उसने मुझे अपना परमानेंट मैनेजर बना दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, पर फिर भी समझकर काम किया। सोचा एक न एक दिन राजन अपना फैसला बदलेगा। फिर इसी बीच विनीत और अभिनाश का भी आना जाना लगा रहता था। विनीत और उसके बच्चे अक्सर घर आते रहते थे। सुहाना, वेदिका, तुम, विक्की सभी एक ही उम्र के थे। एक दिन तुमको देखकर मेरे मन में विचार आया कि अगर तुम्हारी शादी सुहाना से हो गई तो वैसे ही आधी जायदाद मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। मैं ये सोच कर खुश रहता था कि किसी दिन मौका पाकर राजन से बात करूंगा। लेकिन यहाँ भी राजन ने मुझे धोखा दिया और विनीत की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। हाँ, वेदिका का और तुम्हारा रिश्ता दोनों ने पक्का कर दिया। उस दिन एक बार फिर टूट गया था मैं, लेकिन फिर भी अपमान का घुट पीकर चुप रहा। सोचा मौका देखकर राजन से बात करूंगा। सोचा था बेटी की शादी नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, बेटे की शादी मेहर से कर दूंगा।
जब विनीत अपनी बेटी का रिश्ता कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वैसे भी राजन मुझ पे बहुत भरोसा था, सो चुपचाप अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता रहा। सब अच्छे से चल रहा था। विनीत मुझ पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगा। इसी बात का मैंने फायदा उठाया और राजन की नाक के नीचे से अपने नाम से बहुत से प्रोजेक्ट कर लिए और राजन को इसका पता तक नहीं था। खैर दिन बीतते रहे, मैं भी चुपचाप अपने काम किए जा रहा था। फिर एक दिन हमारे ऑफिस में विनीत आया किसी काम से। उस टाइम राजन मीटिंग में बिजी था तो मैं और विनीत ही बैठ के बात कर रहे थे मेरे केबिन में बैठकर। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मेरे मन में विचार आया। मैंने अपनी मन की बात को विनीत के आगे रखने से पहले उसकी सोच जाननी चाहिए। मैंने विनीत से मजाक में कहा, क्या यार विनीत, तू राजन को अब तक राजन कह रहा है? अब तो तुम दोनों फ्यूचर में समधी बन जाओगे, तो अभी से समधी जी बोलने की आदत डाल ले। मेरी इस बात पे विनीत जोर जोर से हंसते हुए बोला, तू भी हरीश कमाल करता है। हम लोग दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। और रही बात हमारे बच्चों की शादी की, तो यार मैं इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेता। यार फ्यूचर किसने देखा है? अभी जो बच्चे बचपन एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या पता बड़े होकर न करें। क्या पता करें, ये तो टाइम ही बताएगा। अगर बच्चे एग्री हुए तो उनकी शादी होगी और अगर नहीं हुई तो नहीं होगी। सब बच्चों की शादी अपने हिसाब से ही होगी। फिर अचानक से विनीत बोला, मुझे राजन बता रहा था कि तुमने विक्की और मेहर की शादी के बारे में राजन से अपनी बात कही है। जैसे विराट और वेदिका की शादी फिक्स की है, वैसे ही तू इन दोनों की शादी फिक्स करवाना चाहता था। विनीत की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर चुप रहा क्योंकि विनीत से भी ज्यादा गुस्सा मुझे इस वक्त राजन पे आ रहा था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। पर विनीत के खुलासे ने मुझे इतना जरूर बता दिया कि राजन किससे ज्यादा अपने मन की बात करता है और किसे अपना सच्चा दोस्त मानता है। उसी दिन मुझे पता लग गया था कि राजन मुझे बस अपने मैनेजर की हैसियत से ही देखता है, वाली दोस्ती तो बस नाम की दिखावा है। तो पूरे सच के बाद मैंने भी अब एक अलग ही प्लान सोच लिया था। इन दोनों ने मुझे काम का टट्टू समझा जो मेरा काम लिए जा रहे हैं। बस उसी दिन मैंने इन दोनों को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि राजन की तरह विनीत की भी मैंने बिजनेस में बहुत हेल्प की थी, पर दोनों ने ही मुझे अपना बराबर न रखकर मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। तो मैंने भी अब अपनी हैसियत याद आ गई। इन दोनों की कंपनी पे आधे से ज्यादा हक मेरा था, क्योंकि दोनों के लिए मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर दोनों की कंपनी इतने आगे जा पाए और दोनों ही मुझे कुछ समझते नहीं हैं। बस फिर क्या मैंने सोच लिया था कि जो मेरा है उसे मैं लेकर रहूंगा, और इन दिनों को अपनी दोस्ती पे बहुत गरूर था, तो सबसे पहले उसी में दरार डालनी थी, तभी मेरे काम आसान होता। तो सबसे पहले इन दोनों की दोस्ती तोड़ने का प्लान बनाया। फिर जिस राजन ने मुझसे अपने बच्चों की शादी करने को मना किया, वो खुद आगे से मेरे बच्चों को अपने घर की बहू या दामाद बनाए। इन दोनों की दोस्ती तोड़ने के लिए मैंने सॉलिड प्लान बनाया। मैंने अपने दूर के रिश्तेदार को विनीत के ऑफिस की काम दिलवाया और धीरे धीरे उसने विनीत का भरोसा जीता, जिससे विनीत ने जल्दी ही उसे अपना मैनेजर बना लिया। अब मेरा पहला कदम पार हो चुका था। राजन का मैनेजर मैं और विनीत का मैनेजर मेरा भरोसेमंद आदमी, जो सारा काम मेरे कहने पे करता था। सब चीजें अच्छे से चल रही थीं। विनीत और राजन को तो कानो कान भनक भी नहीं थी कि उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। तभी मैंने अपनी अगली चाल चली। डॉट 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 डॉट।